कि साइटोप्लाज्म के अंदर पॉजिटिव चार्ज कम होगा और उसका पीएच बढ़ जाएगा, क्योंकि H+ आयन कम होने का मतलब है हायर पीएच, अल्कलिनिटी बढ़ जाएगी। इस हायर पीएच की वजह से मेम्ब्रेन के अंदर पोटेशियम चैनल जो यूजुअली बंद रहता है वो ओपन हो जाएगा और पोटेशियम जो है वो बाहर से अंदर सेल की तरफ आना शुरू कर देंगे। यानी एक तो चार्ज पोटेंशियल को रिस्टोर करना है और एक ऊपर से जो है वो जो पीएच है वो पोटेशियम चैनल को खोल देते हैं। अब जब ये पोटेशियम अंदर आते हैं, सो क्या कहते हैं, दिस इज बिकॉज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन हैज लेफ्ट द इनसाइड ऑफ द सेल नेगेटिवली चार्ज्ड कंपेयर्ड विद द आउटसाइड। इसलिए a charge potential difference therefore withdraw potassium ions inside the cell down a concentration gradient. जब पोटेशियम अंदर आएंगे तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? The extra potassium ion inside the guard cell lower the solute potential and therefore the water potential. Water potential drop हो जाएगा क्योंकि पोटेशियम आयन जो है वो अंदर आ रहे हैं। अंदर पोटेशियम आयन का मतलब क्या है? जाहिर सी बात है, आयन्स अगर पानी में डिसॉल्व होंगे तो वो वाटर पोटेंशियल को कम करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? A water potential gradient between the outside and inside of the cell causes water move in by osmosis through water permeable channel known as aquaporine. ये एक्वापोरिन आपने पहले भी पढ़ा था, हमारी किडनी के अंदर बन चुके थे। इसी तरह गार्ड सेल के अंदर भी ये खासियत है कि वो वाटर परमिएबल चैनल बना सकते हैं। अच्छा, वाटर परमिएबल चैनल के लिए ऑफ कोर्स कोई सिग्नलिंग का प्रोसेस होगा, लेकिन चूंकि मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग के अंदर हम सिग्नलिंग का प्रोसेस पढ़ते नहीं है, सरसरी मेजर पॉइंट्स याद रखते हैं। क्या फर्क पड़ेगा? दिस इंक्रीजेस द टर्जर ऑफ द गार्ड सेल एंड द स्टोमेटा ओपन्स। जाहिर सी बात है, अगर आप गार्ड सेल्स के अंदर, ये देखिएगा मैकेनिज्म दिखाया गया है, H+ आयन बाहर गए, पोटेशियम अंदर आए, जिसकी वजह से उसने वाटर पोटेंशियल कम कर दिया। जब वाटर पोटेंशियल कम हुआ तो वाटर एब्रप्टली बाहर से गार्ड सेल के अंदर आने लगा। गार्ड सेल जब टर्जेड होगा तो स्टोमेटा ओपन होगा। ये है मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अब इसमें एबीए का इतना रोल नहीं है, एबीए का रोल इसके रिवर्सल में होगा। अगर हम स्टोमेटा को क्लोज करेंगे तो इसमें इसका रोल होगा। अब स्टोमेटल क्लोजर की तरफ जाते हैं, लेकिन बेटा मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। मेरे मोबाइल सॉरी ये जो लैपटॉप है ये बंद हो रहा है, इसकी बैटरी बिल्कुल एंड पे है। मैं जरा चार्जर लगा दूं प्लीज, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, 1 मिनट या 2 मिनट। Thank you, beta. So now let's move once again to the same point. अच्छा, यहाँ तक आप सब लोगों को समझ आ गया बेटा? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर किसी चीज को पूछना है तो पूछिएगा, क्योंकि अब क्लोजर जब जाएगा तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है कुछ स्टेप्स जो हमने पढ़ने हैं। तो ओपनिंग में कोई गड़बड़ तो नहीं है? समझ आ गए? स्टोमेटल क्लोजर की तरफ चलते हैं। Some of the factors that causes stomatal ports to be closed are, अच्छा ये सवाल भी शायद आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं किया था कि स्टोमेटल क्लोजर के पीछे क्या फैक्टर्स हैं।
स्टोमेटा को कौन स्टिमुलेट करेगा कि वो क्लोज हो? कभी कभी इसमें सवाल आता है। तो डिम लाइट और डार्कनेस, अगर आप लाइट को डिम करते हो या बिल्कुल अंधेरा होता है तो उससे स्टोमेटा यूजुअली क्लोज होते हैं। और आप जानते हैं इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए स्टोमेटा को बंद करना पड़ता है। इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द इंटरसेलुलर स्पेसिस ऑफ द लीफ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर हम ये कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी लीफ के अंदर ज्यादा हो, किसी वजह से इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, तो ये भी स्टोमेटा को स्टिमुलेट करता है कि वो क्लोज हो, बंद हो। तीसरी बात, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ऑफ कोर्स अगर ह्यूमिडिटी बाहर की तरफ ज्यादा हो तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम हो जाता है, वाटर लॉस कम होगा और इसकी वजह से भी जो स्टोमेटा है वो बंद होता है। इसी तरह सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसी तरह अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो वाटर लॉस का खतरा होता है, प्लांट जो है वो टेम्पररी वेल्टिंग करता है, स्टोमेटा को क्लोज करता है, ड्रूप हो जाते हैं लीफ, ये भी एक रोल है। और आखिर में है वाटर स्ट्रेस, ये है अभी आपका ABA वाला पॉइंट। जब प्लांट स्ट्रेस होता है तो भी स्टोमेटा को क्लोज करते हैं और इस स्ट्रेस हार्मोन को हम कहते हैं ABA या एब्सिसिक एसिड, जिस तरह हमारे यहाँ एड्रेनलिन है, यहाँ पे ABA है। When more transpiration but less water in the soil, कभी कभी ऐसा होता है कि सॉइल के अंदर पानी बहुत कम है लेकिन गर्मी बाहर बहुत ज्यादा है और ट्रांसपायरेशन रेट बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ज्यादा लॉस का खतरा होता है, इसलिए उस वक्त भी स्टोमेटो को क्लोज करना जरूरी होता है। सिग्निफिकेंस क्या होगा स्टोमेटल क्लोजर की? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टोमेटल क्लोजर? तो इसमें भी 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। पहले पहले अच्छा, इसकी सिग्निफिकेंस भी होगी और नुकसानात भी होगी, तो पहले हम सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं। Stomatal closure retain water inside the leaf by decreasing rate of transpiration during drought to minimize the chances of water stress. अगर स्टोमेटा बंद होते हैं या पार्शली क्लोज होते हैं तो ये ट्रांसपायरेशन रेट को कम कर देंगे, जिससे वाटर लॉस कम होगा और कुछ देर तक, कुछ वक्त के लिए जो वाटर स्ट्रेस की कंडीशन होती है उसको खत्म किया जाएगा, क्योंकि वाटर को स्टोर कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, इट ऑल्सो अलाउज लिटिल कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर द लीफ when partially closed to compensate low rate of carbon dioxide fixation in low light intensity या in dim light or in the dark. Very important. कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल लाइट इंटेंसिटी बहुत कम है, ठीक है, क्लाउडी मौसम है या थोड़ा लाइट किसी वजह से कम है, तो हमारे पास ATP और NADPH2 जो है वो लाइट रिएक्शन के अंदर कम बनेंगे। जब वो कम बनेंगे तो आगे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा फिक्स नहीं किया जा सकता, कम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगा। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के को कंपेंसेट करने के लिए, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो इसकी सप्लाई भी बाहर से कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड आप ज्यादा दे रहे हैं तो उसका इफेक्ट टॉक्सिक हो सकता है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, एसिडिक हो जाएगा, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के रेट को कम किया जाता है। कम करने के लिए हमें स्टोमेटा को पार्शली क्लोज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है लाइट इंटेंसिटी के साथ भी बहुत गहरा ताल्लुक है स्टोमेटल क्लोजर की, क्योंकि जब लाइट इंटेंसिटी कम होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कम होगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगी, इसके लिए स्टोमेटो को हम मिनिमाइज कर लेते हैं या क्लोज कर लेते हैं। तो एक वाटर के सेंस में, एक कार्बन डाइऑक्साइड के सेंस में। तीसरी बात है, स्टोमेटल क्लोजर आल्सो प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम पोल्यूटेंट एयर if contaminated by some poisonous gases that can severely harm protoplasm of leaf cell. पास औकात ये भी होता है कि कुछ एरिया ऐसा है जहाँ इंतहाई ज्यादा सीवियर किस्म का पोल्यूशन है, और जैसे कि फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह की गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन हवा में ज्यादा है, तो उस केस के अंदर ये भी एक स्टिमुलस होता है और ये स्टोमेटो को क्लोज करेंगे तो उनके जो पॉइजनस इफेक्ट होगा उससे प्लांट्स को बचाया जा सकेगा। तो ये तीनों फायदे हो गए, वाटर को रिटेन करना, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई को कम कर देना, रोक देना या कम कर देना क्योंकि लाइट इंटेंसिटी कम है, और पोल्यूशन को कम कर देना। सो सिग्निफिकेंस ये हो गई तीनों बातों की। अब
इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आल्सो हैव नेगेटिव इम्पैक्ट्स टुवर्ड द प्लांट्स लाइक less carbon dioxide will be available for carbon dioxide fixation in light independent reaction. This may slow down the rate of photosynthesis. तो पहले पॉइंट को हमने इस बार उल्टा बता दिया। वह हमने पहले पॉइंट में क्या कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी सेकंड पॉइंट को, कि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को रिटेन किया जाता है, और यहाँ ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि उससे रेट जो है वो स्लो हो जाएगा और कम शुगर बनेगा। दूसरा पॉइंट पहले पॉइंट का ऑपोजिट है, लेस वाटर लॉस कॉजेज द टेम्परेचर ऑफ प्लांट सेल प्रोटोप्लाज्म टू हाई बियॉन्ड द ऑप्टिमम व्हिच मे किल द सेल। देखो बेटा, अगर आप टोमेटो को पार्शली क्लोज करोगे तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम होगा, वाटर लॉस तो बेशक कम होगा, फायदा है, वाटर को रिटेन तो कर रहे हो, लेकिन इसकी मिसाल ऐसी है जैसे हमारी बॉडी के अंदर अगर स्वेटिंग बंद की जाए तो उससे क्या होता है? स्ट्रोक का खतरा होता है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो अगर प्लांट्स टोमेटो बंद करेंगे और वाटर लॉस को कम करेंगे तो वाटर कंजर्व तो होगा, लेकिन उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, और प्लांट की प्रोटोप्लाज्म का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि उनकी डेथ हो सकती है, एंजाइम्स डीनेचर हो सकते हैं, राइट, क्योंकि ट्रांसपायरेशन को भी आप ज्यादा कम नहीं कर सकते। तीसरी बात है, स्टोमेटल क्लोजर प्रोमोट्स फोटो रिस्पायरेशन। ये तो आप जानते हैं और आपने पढ़ा भी है कि अगर आप स्टोमेटा क्लोज करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड का इनफ्लक्स कम हो जाएगा लीफ के अंदर, और इसका मतलब है रुबिस्को जो है वो क्या करेगा? फिर ऑक्सीजन को रिएक्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉरी ऑक्सीजन को रिएक्ट करेगा RUBP के साथ, जिसको हम कहते हैं फोटो रिस्पायरेशन। RUBP जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कैसे करेगा? फिक्स कैसे करेगा? दिस इज वन ऑफ द रीजन, so it's also dangerous in that sense. तो तीन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो गए हैं और तीन अपने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़े थे स्टोमेटल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग की। चलिए जी, अब हम चलते हैं ABA की तरफ। ये आखिरी हार्मोन है आपका। अब आप इसका मतलब समझोगे कि ये किस तरह स्टोमेटा को क्लोज कर लेता है। सो प्लीज फोकस कीजिएगा। बेटा आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ कॉन्वर्सेशन तो करो ना, ताकि मुझे पता चले कि कोई मुझे सुन भी रहा है और आप लोग एक्टिव हो और आप लोगों को चीजें समझ आ रही है। सो आर यू हियर ऑल ऑफ यू? ऐना, अरीबा, असना, आजम, तलहा। यस सर। ठीक है बेटा, समझ आ रहे हैं हम लोगों को कॉन्सेप्ट सारे? जी सर। ठीक है। यूशा, आर यू हियर? जी सर बोले। क्या हो गया, सो तो नहीं रहे? नहीं सही हूँ बस। ओके ठीक है, चलो। Role of abscisic acid in stomatal closure. Stomata usually close when the hydrogen ion pump protein stop. ओपनिंग में क्या हुआ था? हाइड्रोजन आयन को हमने पंप किया था बाहर की तरफ। ये क्या कह रहा है? हाइड्रोजन आयन पंप जो है उसको बंद कर देगा। और ये किस वक्त होगा? जब एब्सिसिक एसिड आएगा। एब्सिसिक एसिड क्या है? एक हार्मोन है। इसका रिसेप्टर कहाँ लगा होता है? कहाँ लगा होगा इसका रिसेप्टर? गार्ड सेल के मेम्ब्रेन में। तो गार्ड सेल के मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जब ABA आके अटैच होता है तो सेल सिग्नलिंग शुरू हो जाएगी। पहला स्टेप क्या होगा? हाइड्रोजन आयन पंप को बंद किया जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन आयन बाहर नहीं जा सकेंगे। जब हाइड्रोजन आयन बाहर नहीं जा सकेंगे तो ऑब्वियसली पोटेशियम आयन को अंदर आना होता है, वो भी नहीं आएंगे। और ये कहते हैं कि एंड पोटेशियम आयन leave the guard cells and enter the neighboring cell. Oh yes, so इसका मतलब ये है कि protein stop and potassium ion leave the guard cells and enter the neighboring cell. तो पहले आपने पढ़ा था कि पोटेशियम जो है वो अंदर आती थी जब हाइड्रोजन बाहर जाता था। इस वक्त ये क्या कह रहे हैं कि आपने हाइड्रोजन को तो बंद कर दिया, लेकिन साथ में पोटेशियम को आप गार्ड सेल से बाहर भेज रहे हैं नेबरिंग सेल में। अब
रिजल्ट क्या है? नाउ देयर इज अ वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो वाटर लीव द गार्ड सेल एंड बिकम फ्लैसिड टू क्लोज द स्टोमेटा। अभी तो ये सिर्फ एक समरी बताई है आपको, इसकी डिटेल अभी हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेप वाइज। अब देखते जाएं। ABA is a plant hormone that coordinate the responses to stress. अगर कोई plant stress होता है, hence it is known as a stress hormone. If a plant is subjected to very high temperatures or much reduced water supplies, दो चीजें, या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है या जमीन में पानी की सप्लाई बहुत कम है, उस वक्त क्या होगा? आप देखेंगे कि प्लांट के अंदर ABA की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। Then it responds by secreting ABA. High concentration of ABA stimulates the stomata to close, reducing the loss of water vapors from the leaf. यानी पानी को कंजर्व करने के लिए स्टोमेटा को बंद कर देगा। कैसे करेगा? अब इसकी तरफ मूव करते हैं। The exact mechanism of ABA to close stomata is still unknown. वही बात मैंने कल आपसे कहा था कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का एग्जैक्ट रोल, एग्जैक्ट फंक्शन निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। So, and still, however, on the basis of some evidences, it can be concluded that कुछ हमारे पास कुछ एविडेंसेस है जिसके बेस पे हम एक थ्योरी डिजाइन कर सकते हैं, और वो क्या है? लेट्स सी दीज की पॉइंट्स फॉर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ABA. Guard cells have ABA receptors on their cell surface membrane. ठीक हो गया? When ABA binds with these receptors, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? मैसेंजर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना। Then it inhibits, किसको इनहिबिट करेगा? The proton pump to stop hydrogen ions being pumped out. हाइड्रोजन आयन को पंप आउट करने से रोकेगा, जबकि जब स्टोमेटा ओपन हो रहा था तो हाइड्रोजन आयंस बाहर की तरफ मूव कर रहे थे। This also causes the potassium channel to close and prevent potassium ions entry inside the cell cytoplasm. तो आपने ना सिर्फ हाइड्रोजन आयन का जाना बंद किया, बल्कि पोटाशियम आयंस को अंदर आने से भी रोक दिया है। ऑफ कोर्स पोटाशियम आयन हाइड्रोजन आयंस के मुकाबले में आते हैं। अगर आप हाइड्रोजन पंप नहीं करते हैं तो पोटाशियम अंदर क्यों आएंगे? इसलिए पोटाशियम का आना भी बंद हो जाता है, क्योंकि आपने हाइड्रोजन आयंस को बंद कर दिया है, स्टॉप कर दिया है। और हाइड्रोजन को स्टॉप करना किस चीज की वजह से हुआ है? सेल सिग्नलिंग की वजह से होती है, जिसके इसका मैसेंजर आया था। चलिए, दो बातें तो हो गई, हाइड्रोजन पंप बंद हो गया, पोटाशियम का आना रिवर्स में भी बंद हो गया। अच्छा, तीसरा, ABA also stimulate the movement of calcium ions into the cytoplasm through the cell surface membrane and the tonoplast. बेटा कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन साइटोप्लाज्म के अंदर भी ज्यादा हो जाती है, एंड टोनोप्लास्ट से भी कुछ कैल्शियम आयन आ रहे होते हैं। So कहते हैं कि ABA also stimulate the movement of calcium ions into the cytoplasm through the cell surface membrane and the tonoplast. तो इसका मतलब है साइटोप्लाज्म के अंदर Ca2+ आयंस जो है, कैल्शियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गई। इसका मतलब है इसके चैनल को खोल दिया गया है और इसको, अच्छा, ये जो बेसिकली कैल्शियम आयन है ना, वो यहाँ पे एज अ सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे काम कर रहा होता है। सेकेंडरी मैसेंजर आप जानते हैं क्या होता है? जो प्राइमरी मैसेज का कन्वे करके साइटोप्लाज्म के अंदर पहली बार मैसेज को लेके आता है। तो अच्छा, अब क्या होगा? Calcium acts as a second messenger to activate
channel protein to open that allow negatively charged ions, यानी chloride and nitrates, to leave the guard cell. अभी तक जो स्टोरी हुई है उसमें क्या क्या हुआ? हाइड्रोजन चैनल बंद कर दिया गया, हाइड्रोजन बाहर नहीं जा रहे, पोटेशियम का वापस आना भी बंद कर दिया गया, ठीक हो गया। इससे क्या हुआ? कैल्शियम के चैनल खुल गए। कैल्शियम ना सिर्फ साइटोप्लाज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आया, बल्कि वैक्यूल से टोनोप्लास्ट के थ्रू भी साइटोप्लाज्म के अंदर आया। कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन साइटोप्लाज्म में ज्यादा होने के बाद ये एक सेकंड मैसेंजर के तौर पे काम कर रहा है, जो कि एक्टिवेट करता है एक ऐसे चैनल को जिसमें नेगेटिव आयंस बाहर की तरफ मूव करते हैं। इन नेगेटिव आयन में कौन कौन से शामिल है? क्लोराइड है और नाइट्रेट है। तो बेटा ये मैकेनिज्म है पूरा, आपको तरतीब से याद रखना होगा। उसके बाद दिस इन टर्न स्टिमुलेट द ओपनिंग ऑफ चैनल प्रोटीन, एक और प्रोटीन खोलता है चैनल, which allow the movement of potassium ions out of the guard cell. अब देखो जरा, पोटेशियम आयन पहले क्या होता था? सेल के अंदर आते थे, आपको याद है जब आप ओपनिंग पढ़ रहे थे। और क्यों अंदर आते थे? क्योंकि हाइड्रोजन बाहर जाते थे। इस बार इसने जब हाइड्रोजन को बंद किया तो पोटेशियम का आना भी बंद हुआ। पोटेशियम के आने से बंद होने से कैल्शियम आयन अंदर आए। कैल्शियम आयन ने क्लोराइड और नाइट्रेट चैनल खुलवाए और वो सेल से बाहर चले गए। साइटोप्लाज्म नेगेटिव हुआ, ओ सॉरी पॉजिटिव हुआ, क्योंकि नेगेटिव आयन बाहर चले गए, क्लोराइड और नाइट्रेट बाहर चले गए, तो पोटेशियम साइटोप्लाज्म है वो पॉजिटिव हुआ। अब जब साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है तो उसके बाद पोटेशियम के चैनल खुलते हैं और वो सेल्स को छोड़ते हैं, बाहर जाते हैं। तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हुआ? आप पोटेशियम को भी जाने दे रहे हैं और आप क्लोराइड और नाइट्रेट को भी बाहर देने जा रहे हैं। इसका मतलब है सेल क्या चीज लॉस कर रहा है? सॉल्ट्स, पोटेशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट, दोनों सॉल्ट्स है जो कि आपके गार्ड सेल्स के साइटोप्लाज्म लूज कर रहे हैं। तो बेटा जब आप सॉल्ट्स लूज करेंगे गार्ड सेल से, तो फिर आपका वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा गार्ड सेल का, और जब वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा तो एक्सऑस्मोसिस होगी, यानी आपके जो गार्ड सेल है वो वाटर भी लूज करेगा। जब वो वाटर लूज करेगा तो सेल प्लाज्मोलाइज हो जाएंगे। प्लाज्मोलाइज का मतलब है सेल श्रिंक हो जाएंगे और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको आगे बताता हूँ। The loss of ions raises the water potential of the cells. Water passes out by osmosis. The guard cells become flaccid. This causes the stomata to close. यानी स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। तो बेटा ये मैकेनिज्म आप सबको समझ आ गया। अब आपको ABA के रोल का पता चल गया है कि ABA का रोल क्या होता है। जी बेटा। अरीबा खान, यूशा। सर सवाल ये है कि जो कैल्शियम है वो मूवमेंट ऑफ मतलब के प्लस को बाहर लेकर जाता है वो। कैल्शियम आयन एज अ सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे काम करता है। उसका जो इम्पैक्ट होता है वो नेगेटिवली चार्ज आयंस के ऊपर होता है। यानी जब कैल्शियम अंदर आता है एज अ सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे, ना सिर्फ वो वैक्यूल से आता है बल्कि बाहर से भी आता है। और साइटोप्लाज्म में जब कैल्शियम आयन का पोटेंशियल ज्यादा होता है तो वो क्लोराइड और पोटेशियम की जो चैनल्स होते हैं उनको खुलवाते हैं। पोटेशियम और क्लोराइड के जाने से क्या होता है? इंटरनल एनवायरनमेंट क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। अब उस पॉजिटिव एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए एक होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म है। हम चाह रहे हैं कि हम पॉजिटिव आयंस बाहर लेके जाएं ताकि इंटरनल साइटोप्लाज्म वापस रिस्टोर हो जाए। इसके लिए पोटेशियम आयन बाहर जाता है, इसका चैनल खुल जाता है, वोल्टेज गेटेड चैनल होता है पोटेशियम का। और जब पोटेशियम बाहर जाता है तो इसका मतलब है पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट जा रहा है, सॉल्ट्स कम हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, जिससे वाटर पोटेंशियल बढ़ रहा है। यूशा।
ठीक है। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन हो किसी को तो प्लीज पूछिएगा। तलहा, आर यू रेडी? जी सर। गुड। और कौन है हमारे साथ? तो यूसुफ है? यूसुफ शायद नहीं है हमारे पास। देखो ना, जब आप लोग ऑनलाइन क्लास नहीं लेते यही तो मसला होता है, फिर बाद में परेशान होते हैं कि सर ये टॉपिक नहीं पढ़ा। सऊद, समझ आ रहे हो? जी सर। राइट। फरवा? जी सर। चले, गुड। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ यूशा आप, फरवा आप, और तलहा आप, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो आपने स्टेप्स पढ़े इसको जरा समराइज कर दे। फरवा आप शुरू के 2 स्टेप्स बता दें, और तलहा फिर आप 2 बता दें, और फिर यूशा आप बता दें। ABA का मैकेनिज्म जरा बताएं, क्या मैकेनिज्म होता है, स्टार्टिंग से बताएं प्लीज, ताकि सबको एक बार फिर समझ आ जाए। अच्छा, एक सेकंड सर। जी। सर पहले तो ABA आके गार्ड सेल्स के मेम्ब्रेन पे बाइंड करेगा, और फिर हमारा बन जाएगा वो कॉम्प्लेक्स हमारा बन जाएगा। उससे H+ आयंस के चैनल्स बंद हो जाएंगे और फिर उनकी पंपिंग रुक जाएगी, वो बाहर नहीं जाएंगे। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? H+ आयंस के पंपिंग के रुकने से क्या इम्पैक्ट होगा? जी। अच्छा, उससे क्या होता है कि K+ आयंस फिर सेल्स के अंदर नहीं आते हैं। वजह ये है कि जब आपके हाइड्रोजन आयंस को बाहर जाने से रोक देंगे तो इंटरनल जो साइटोप्लाज्म है उसका pH बढ़ जाता है, क्योंकि H+ बाहर नहीं जा रहे। और आपको एक बात बताऊं कि जो लो एसिडिक कंडीशन होता है ये पोटेशियम आयन के चैनल्स को क्लोज कर लेते हैं, इसलिए पोटेशियम का वापस आना भी रुक जाता है। ठीक हो गया, आगे। अच्छा, तो फिर क्या होता है कि अब एक सेकंड। सर तला बताएगा ना, तला से पूछे। हाँ, तला जी पूछ रहा हूँ अभी। जी तला। सर वो K+ आयंस का चैनल बंद हो जाएगा तो उसके बाद फिर ABA एक स्टिमुलेट करेगा कि वो कैल्शियम आयंस साइटोप्लाज्म के अंदर आए। ठीक है, शाबाश। उस जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो एज अ सेकेंडरी मैसेंजर काम करेंगे इस पूरे लेकिन बेटा प्रोसेस। कैल्शियम आयन 2 जगह से आएंगे। देखो, एक तो साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन से भी आएंगे, आउटर सेल से, और एक जी। जो टोनोप्लास्ट होता है, वैक्यूल होता है, उससे भी साइटोप्लाज्म में ये कैल्शियम आयन आ सकते हैं। उसका इम्पैक्ट ये होगा कि वो क्या करेगा, किसको स्टिमुलेट करेगा? वो नेगेटिवली चार्ज आयंस होंगे ना तो उनके चैनल को खोल देगा, तो वो गार्ड सेल्स को लीव कर देंगे नेगेटिव आयंस, जैसे क्लोराइड और नाइट्रेट हो गए। गुड, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, इसको अभी सपोर्ट कीजिएगा जरा आप यूशा, आगे क्या होगा? सर फिर जो कैल्शियम है वो सेकेंडरी मैसेंजर है, वो करेगा जो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आयंस है उनके प्रोटीन चैनल को बोलेगा कि उनको मतलब बाहर चले जाएगा गार्ड सेल से। ठीक। फिर उससे होगा कि फिर के इलेक्ट्रो पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए K+ को भी बाहर जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर वाटर प्रेशर इंक्रीज होगा और एक्सोऑस्मोसिस वाटर हो जाएगा। पोटेंशियल, और वाटर पोटेंशियल क्यों इंक्रीज होगा? जब पोटेशियम बाहर जाएगा तो वाटर पोटेंशियल क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि जो नेगेटिव आयंस है और जो पॉजिटिव आयन और जो कैल्शियम वो पोटेशियम है वो सॉल्ट्स हैं। सॉल्ट अगर कम हो क्योंकि जाएगा तो वाटर आपके पास कैटायन और एनायन दोनों है ना, आपने पोटेशियम क्लोराइड भी बाहर निकाला, पोटेशियम नाइट्रेट भी बाहर निकाला, तो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है इंटरनली, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वाटर पोटेंशियल बढ़ गया। और अब आपको पता है कि जब आप वाटर पोटेंशियल ज्यादा करते हो, इसका मतलब है आप सेल्स को टर्जिड के बजाय प्लाज्मोलाइज करना चाहते हो। उल्टा होता है, मैं पहले एज के अंदर भी बता चुका हूँ कि जब भी कोई सेल
आप टर्जेट करवाते हो तो इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि उसके वाटर को भी लॉस करवाना होगा, बाद में वो प्लाज्मोलाइज जाता है। और अगर आप किसी सेल्स का वाटर पोटेंशियल क्या कर लेते हो, कम कर लेते हो, तो इसका मतलब है आप उसको टर्जेट कराना चाह रहे हो। तो ये बिल्कुल उल्टा मैकेनिज्म है। जब आप मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा पढ़ रही थी तो उसमें हमने गार्ड सेल को शुरू में क्या किया था, फ्लैसिड कर दिया था और वो बाद में टर्जेट हुआ, स्टोमेटा ओपन हो गई। यहाँ आप क्या कर रहे हैं, पहले गार्ड सेल को क्या कर रहे हो, टर्जेट करा रहे हो, क्योंकि आप इसमें सॉल्ट निकाल रहे हो तो वाटर पोटेंशियल बढ़ा रहे हो। लेकिन बाद में वाटर पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा कि वाटर वो लॉस करेगा और वो स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मोहम्मद हसन शफीक आपने एक सवाल पूछा है कि कैल्शियम का अंदर आना किस चीज से स्टिमुलेटेड है। बात ये है बेटा कि सारा रोल आपको पता है, जब आप कैल्शियम आयन को एज अ सेकेंडरी मैसेंजर पढ़ रहे हो तो सेकेंडरी मैसेज किसका रिस्पॉन्स लेके आता है, प्राइमरी हार्मोन का, जो कि ABA है। तो असल में ये पूरा एक सिस्टमेटिक वे से काम कर रहा होता है। लेकिन कैल्शियम जो है वो जो ABA का मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पे अटैचमेंट होता है, तो उसकी थोड़ी देर बाद कैल्शियम चैनल्स का जो इन्फ्लक्स है सेल के अंदर वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जो कि ये प्राइमरी मैसेंजर को लेके आता है। तो ये उसका रिस्पॉन्स है। लेकिन चूंकि ये सारी थ्योरीज है और एग्जैक्ट मैकेनिज्म स्टिल अननोन है, लेकिन ये चंद मेजर स्टेप्स है जिसको हम एज ए थ्योरी के तौर पे बताते हैं कि किस तरह ये सारा सिलसिला कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। सो दिस इज द स्टोरी। होपफुली यू आर गेटिंग मोहम्मद हसन शफीक। राइट, ठीक है बेटा, ये चीजें क्लियर हो गई। सो दिस वाज द रोल ऑफ ABA। चलिए अब जरा आगे मूव कर लेते हैं, देखते हैं कि अगला टॉपिक यानी प्लांट्स हार्मोन। उस दिन मैं आप लोगों को मल्टीमीडिया से समझाना चाह रहा था, लेकिन चूंकि टाइम नहीं था, चूंकि ऑनलाइन क्लास है, मैं कोशिश करता हूँ कि जो आप लोगों ने कल 2 प्लांट्स के रोल पढ़े थे, एड्रेनलिन सॉरी ये जिब्रेलिन का और ऑक्सीन का, तो उसका अगर इस वक्त मेरे पास डायग्राम अवेलेबल है तो मैं आपके साथ जरा वो भी शेयर करूं ताकि वो भी आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। सो प्लीज स्टे विद मी, जस्ट 1 मिनट मुझे चाहिए होगा, 1-2 मिनट प्लीज। अच्छा, तो अब मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करने जा रहा हूँ आपके पुराना जो टॉपिक था उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा एक नज़र, ताकि आपकी कन्फ्यूजन खत्म हो और मजीद और अच्छी तरह से। इसके नोट्स भी मेरे पास अलग से मैंने बनाए हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपको बुक से जरा रेफरेंस दे रहा हूँ कि बुक्स के अंदर डायग्राम जरा अच्छा बनाया गया है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको एक नज़र देख लें। जी बेटा, स्क्रीन नजर आ रहा है मेरा?
ये देखिए auxins and elongation growth. Plants make several chemicals known as auxins, of which the principal one is the indole 3-acetic acid, जो मैंने आपको बताया था, indole 3-acetic acid. Here we refer to this simply as auxin in the singular. So auxin is synthesized in the growing tips. कहाँ synthesize होगा? Growing tips. Is it synthesized in the growing tips? This is called the meristems of the plant. क्या कह रहे हो? क्लास है यहाँ पे? मैं किसी और जगह बैठ जाता हूँ, बताओ। अभी चल रही है, अभी आधा घंटा और है। चले बेटा, जस्ट होल्ड, मैं अभी आपको दोबारा रूम चेंज कर रहा हूँ, प्लीज। Yes, beta, please move along here once again. So here we refer to simply as auxins in the singular. Auxin is synthesized in the growing tips, yani meristems of shoots and roots, where the cells are dividing. मैंने कल बताया था. It is transported back down the shoot or up the root. Root में upper की तरफ जाएंगे और shoot में down की तरफ by active transport from cell to cell and also to be lesser extent in phloem cell. तो ये फ्लोएम से भी जा सकता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी जा सकता है। मैंने कहा था आप लोग कौन से एक्सोसाइटोसिस के थ्रू भी जा सकते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। अच्छा, राइट, नाउ लुक एट दिस डायग्राम। बेटा ये डायग्राम देखिएगा प्लीज। ये है वो सेलुलोज के फाइबर जो मैंने कल बताया था आप लोगों को, और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद हैं, और ये है प्रोटीन चैनल जो कि H+ आयन को रिमूव करता है। लेकिन इससे पहले ऑक्सीन का जो मॉलिक्यूल है वो अपने रिसेप्टर पे आके बाइंड होता है, और ये ऑक्सीन्स का जो रिसेप्टर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, और ये मेम्ब्रेन जो है कौन सी सेल की है? मेरिस्टेम रीजन के अंदर जो टिप्स के अंदर सेल्स होते हैं, ये उन सेल्स की मेम्ब्रेन है। तो उस मेम्ब्रेन के अंदर आप हाइड्रोजन आयन आपने पुश किया, हाइड्रोजन आयन ने क्या किया? H+ आयन ने क्या किया? क्रॉस ब्रिजेस को कमजोर कर दिया, तोड़ दिया। अच्छा, जब H+ आयन जाते हैं वापस तो पोटेंशियल चार्ज डिफरेंस को रिस्टोर करने के लिए पोटेशियम अंदर आता भी है। पोटेशियम जब अंदर आता है तो उसको फॉलो करता है वाटर, फिर वही मैकेनिज्म है, लेकिन चूंकि इसमें एक्वापोरिन मौजूद है, ये वाटर परमिएबल चैनल है जिससे पानी अंदर आता है। और बॉन्ड्स ब्रेक करने का क्या फायदा मैंने कल बताया था? जो सेल वॉल है ये ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। सेल वॉल ज्यादा फ्लेक्सिबल होने का मतलब है जब वाटर अंदर आएगा तो इस पे प्रेशर पड़ेगा और ये इलोंगेट होंगे, इनलार्ज होंगे। उसके बाद जब ये ऑक्सीजन रिसेप्टर छोड़ देगा तो दोबारा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बनने से क्या होगा? सेल वॉल दोबारा रिजिड हो जाएगा और वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। इसका मतलब सेल जो है वो आपका इनलार्ज हो गया है। तो यही बात है जो हमने कल डिस्कस की थी, वो बहुत अच्छी तरीके से समराइज किया है, और आप इसका डायग्राम याद देख सकते हैं। सो ग्रोथ इन प्लांट अकर्स एट मेरिस्टेम such as those at the shoot tip and the root tip. Growth occur in 3 stages: cell division by mitosis, cell elongation by absorption of water, कल मैंने बताया कि सेल elongate कैसे होते हैं, क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, and cell differentiation यानी maturation. So auxin is involved in controlling growth by elongation, and this is the diagram which is given here. अच्छा, अब जिब्रेलिन की मैं एक एग्जांपल कल आपसे डिस्कस कर रहा था, और उसमें मैंने एक सेल का डायग्राम बनाया था, सॉरी सीड का, ये वो डायग्राम है, एक बार फिर आपके साथ शेयर करूं। ये है
बार्ले का सीड है, कल मैंने दिखाया था वो राई का भी सीड्स हो सकता है, बार्ले का भी हो सकता है, डिफरेंट सीड्स है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बार्ले का सीड शो किया है। सो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, यू नो दिस इज द एम्ब्रियो, वंस अगेन आई एक्सप्लेनिंग इट। एम्ब्रियो ये एंडोस्पर्म है पूरा, और ये एल्यूरोन लेयर है जो हमने कल डिस्कस किया था। आप देख सकते हैं एरो, एम्ब्रियो, ये जो सेल जब वाटर एब्जॉर्ब करता है तो वाटर के रिस्पॉन्स में ये रिलीज करता है हार्मोन जिबरेलिन। जिबरेलिन मैंने कहा था डिफ्यूज होता है एंडोस्पर्मिक एरिया से एल्यूरोन लेयर के अंदर। एल्यूरोन लेयर की जो सेल्स होते हैं उनकी डीएनए के साथ ये इंटरफेयर करता है, और ये कौन सा एंजाइम सिंथेसाइज करता है? अमाइलेज। अमाइलेज स्टार्च के ऊपर एक्ट करके माल्टोज में कन्वर्ट करता है, और माल्टोज के ऊपर ऑक्सीजन एक्ट करके ऑक्सीडेशन कराता है, जिससे एनर्जी मिलती है और सीड की जर्मिनेशन शुरू हो जाती है। तो ये वो डायग्राम जो हमने कल डिस्कस किया था, अब चाहे तो उसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, वरना आपके बुक के अंदर भी है, और इसकी डिटेल भी यहाँ पे दी हुई है। So gibberellin and seed germination. Gibberellins are involved in the control of germination of seeds, those of wheat and barley. Acha, when the seed is shed from the parent plant, it is in the state of dormancy. कल मैंने बताया था dormancy क्या होती है डिटेल में. That is, it contains a very little water and it is metabolically inactive. सो रहा होता है सेल, inactive होता है. This is useful because it allows the seed to survive in adverse conditions, such as through a cold winter, only germinating when the temperature rises in spring. तो यूजुअली अगर आप किसी सीड्स को डॉर्मेंट स्टेट में रहना चाहते हैं तो आप इसके टेम्परेचर को बिल्कुल रूम टेम्परेचर से कम रखें, और कुछ सीड तो ऐसे होते हैं कि अगर उनको रूम टेम्परेचर पे मिले तो वो जर्मिनेट नहीं करते, लेकिन उनको पानी से बचाना रखना पड़ेगा, क्योंकि वाटर जो है वो एंजाइम को एक्टिव कर लेते हैं, कल मैंने बताया था। अच्छा, the seed contains an embryo which will grow to form the new plant when the seed germinates, as I told you in this class. The embryo is surrounded by endosperm. Endosperm क्या होता है? रिजर्व मटेरियल होते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन स्टोर होता है. Endosperm, which is an energy store containing the polysaccharide starch. On the other edge of the endosperm is a protein-rich एल्यूरोन लेयर. एल्यूरोन लेयर के अंदर प्रोटीन कंटेंट्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादा ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, तो ज्यादा प्रोटीन इस लेयर के अंदर मौजूद होता है, और एंजाइम्स भी बहुत सारे होते हैं, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं. द होल सीड इज कवर्ड बाय अ टफ वाटरप्रूफ प्रोटेक्टिव लेयर. ठीक हो गया? The absorption of water at the beginning of germination stimulates the embryo to produce gibberellin. So in response to water, the embryo releases gibberellin. These gibberellins diffuse to the alluron layer and stimulate the cells to synthesize amylase. Kaise? By switching on the genes of the amylase. And when the genes become active, it starts the process of transcription and later on translation to synthesize the hormone of the enzyme amylase. The amylase mobilizes energy reserve by a hydrolyzing starch molecule in the endosperm, converting them to soluble maltose molecule. These maltose molecules are converted to glucose and transported to the embryo, providing a source of carbohydrate that can be respired. क्योंकि अब हमने maltose को क्या करना है? Respire करना है. To provide energy. Energy किस लिए चाहिए? As the embryo begin to grow. Mitosis के लिए, ताकि embryo की growth हो, develop हो और उसका structure बढ़ना शुरू हो जाए. अच्छा, अब आपको इसी के अंदर से जिबरेलिन का थोड़ा सा इफेक्ट बताया कि जिबरेलिन किस तरह अफेक्ट करता है. जिबरेलिन causes these effect by regulating genes that are involved in the synthesis of amylase. तो amylase को synthesize करने के लिए जो जीन चाहिए, वो जीन जो है वो inactive होता है, ये उस जीन को active कर लेता है. In barley seeds, it has been shown in the application of gibberellin causes an increase in the transcription of messenger RNA coding for amylase. मैसेंजर आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन को अगर आप बढ़ाते हैं, इसका मतलब है आप एंजाइम्स अमाइलेज की सिंथेसिस को बढ़ाते हैं. बेटा मेरे ख्याल में बस आज के लिए इतना ही काफी है, ये हम कल पढ़ चुके थे, इलोंगेशन भी, और इसको थोड़ा सा पीछे पेज पे आप जरूर घर पे पढ़िएगा. अगर मैं आपको ये पेज दिखा दूं, इस पेज नंबर या इस पेज नंबर 355. तो इस पे जरूर जिबरेलिन का रोल जो है एक बार बुक से जरूर पढ़िएगा,
क्योंकि इस पे जब सवाल आता है तो इसमें उन्होंने वो इसका भी नाम दिया हुआ है कि कौन सी जीन्स क्या कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो मैंने कल डिस्कस किया था। तो इंशाल्लाह ताला अब हमने ऑफिशियली इस चैप्टर को सर क्लोज कर लिया है। जी यूशा। सर वो इसकी वो पीडीएफ भी दे देगा वो मैमल्स की, ह्यूमन एनिमल्स की, और ये तो इसका पार्ट है ना, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट है ना, ये जिब्रेलिन वगैरह। नहीं बेटा, ये भी होम्योस्टेसिस का प्लांट है। रोल ऑफ होम्योस्टेसिस, आई मीन रोल ऑफ प्लांट हार्मोन। ये हार्मोनल कम्युनिकेशन हो गया या नर्वस कम्युनिकेशन हो गया, ये दोनों होम्योस्टेसिस का पार्ट है। असल में इस पूरे चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन जो भी होती है, कोऑर्डिनेशन के मैकेनिज्म को हम होम्योस्टेसिस तो कहते हैं ना। आपको पता है कि होम्योस्टेसिस दो तरीकों से काम करता है, या तो नर्वस के थ्रू या हार्मोनल के थ्रू। तो अभी जो आप जो पढ़ रहे हैं, तो जिब्रेलिन कोई नर्वस सिस्टम से थोड़ी काम कर रहा है, तो हार्मोनल है। तो ये है तो होम्योस्टेसिस। आप नर्वस सिस्टम पढ़ोगे वो भी होम्योस्टेसिस ही है, क्योंकि वो करेक्टिव मैकेनिज्म्स होते हैं सारे। सही है, बस वो पीडीएफ दे देगा सर प्लीज। हाँ बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह ताला आज नोट्स नहीं है इसको, बने में। ठीक है। बस ठीक है, डोंट वरी, वो मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह ताला। ठीक है, चलिए, और कुछ पूछना है बच्चा? नर्वस सिस्टम पे इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास से शुरू कर लेते हैं। मेरा प्रोग्राम तो था कि मैं आज पढ़ाऊं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप अगर आप एक्टिव है और अभी पढ़ना चाहते हैं तो मैं करा देता हूँ। मेरे पास इसकी फाइल है नर्वस सिस्टम की। बताएं, अभी पढ़ेंगे या बाद में पढ़ना चाह रहे हैं? चलिए, इसको फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेते हैं। आप लोगों के मूड में समझ गया हूँ। सर कल के टेस्ट का क्या होगा? हसान तुम मौजूद हो? अच्छा, कल के टेस्ट का क्या होगा? अच्छा सवाल है। कल के टेस्ट का क्या होगा? कल के टेस्ट का कुछ भी नहीं होगा, टेस्ट होगा बस। क्या पूछना चाह रहे हो? यानी कि वो ना टेस्ट और उसी सेम टॉपिक का है जिसका पहला टेस्ट हुआ था। यार मैं अगर सच्ची बात बताऊं, मैंने पेपर अभी तक बनाया तो नहीं है। अब देखता हूँ, कुछ ना कुछ डिजाइन कर लेते हैं, कोशिश करता हूँ, बता देंगे आपको। ठीक है हसान, ठीक है। सर ना हो तो अच्छा है, जुम्मे से टेस्ट। टेस्ट है कब? कल है? हाँ, कल 12 बजे के बाद है। नहीं, 11 से 12 है। चले, मैं अभी तो कॉलेज में हूँ, मैं अभी डिस्कस करता हूँ सुमेरा से। ठीक है, डोंट वरी। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।